हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब बढ़िया, स्वस्थ, कुशल, मंगल होंगे। तो जैसा कि जो है मैंने सोचा भाई क्यों ना सेपरेट कर दिया जाए। तो आज से जो है आप लोग की जो मैंने कहा था यूपीएसआई ये सब कुछ जीएस अलग होता है, ये होता है, वो होता है, बहुत चीज़ें बताई थी मैंने अगली वीडियो में, लेकिन मुझे सही नहीं लगा कि हर एक चीज़ को उसी में करवाया जाए। मतलब दिल्ली पुलिस का भी वही कंटेंट दिया जाए, एसएससी सीएचएसएल का भी, एमटीएस का भी। तो इसलिए मैंने जो है एकदम सेपरेट कर दिया भाई। सेपरेट मतलब यूपीएसआई का अलग एक आएगा वीडियो, उसकी अलग आएगी, उसका कंटेंट अलग रहेगा, उसका कंटेंट अलग रहेगा, दिल्ली पुलिस, सीएचएसएल, एमटीएस और डीएसएसबी जेल वार्डर का। ठीक है। तो यूपीएसआई का जो प्रैक्टिस सेशन है उसमें जो है हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या रहेगा। ये हमारा प्रैक्टिस सेशन नंबर जो है यूपीएसआई का जो है वो दूसरा है। ठीक है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, सरकार के संसदीय रूप स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? राजशाही शासन, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल, मंत्री मॉडल या कैबिनेट सरकार या फिर उत्तरदायी सरकार। इसमें कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, राजशाही शासन। राजशाही शासन जो है वो संसदीय स्वरूप का जो है दूसरा नाम नहीं है। ठीक है। और बाकी सब इसको कहा जा सकता है कि ये दूसरे नाम है उसके। ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं इसकी व्याख्या। सरकार का संसदीय स्वरूप लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार का संसदीय रूप जो होता है वो लोकतंत्र शासन की वह व्यवस्था की वह प्रणाली होती है जिसमें क्या होता है, कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है। जो कार्यपालिका होती है वह विधायक के माध्यम से जो अपनी जो है कार्यपालिका को संभालने के लिए या फिर लोकतांत्रिक जो है वैधता के लिए जो है प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। अतः संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे के परस्पर से संबंधित होते हैं। इस प्रणाली में राज्य विधायिका का मुखिया, जो राज्य विधायिका होता है उसका मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तथा सरकार का मुखिया जो होता है प्रधानमंत्री होता है। और इसमें मंत्री परिषद समूह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। पूछा जा सकता है मंत्री परिषद किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए? लोकसभा के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है बाबू। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम इसकी अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है, एक शहर में सही सीमाओं के लिए भूमि का मापन द्वारा किया जाता है। नगर पालिका अधिकारियों द्वारा, भूमि अधिग्रहण अधिकारियों द्वारा, शहर सर्वेक्षण अधिकारियों द्वारा या फिर कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा। एक शहर में सही सीमाओं के लिए भूमि का मापन द्वारा किया जाता है। भूमि का मापन किसके द्वारा किया जाता है एक शहर में सही सीमाओं का मापन के लिए? नगर पालिका अधिकारियों द्वारा, भूमि अधिग्रहण अधिकारियों द्वारा या फिर शहर सर्वेक्षण अधिकारियों द्वारा या फिर कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शहर सर्वेक्षण अधिकारियों द्वारा। एक शहर में सही सीमाओं के लिए भूमि का मापन जो है शहर सर्वेक्षण अधिकारियों द्वारा जो है वह किया जाता है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। एक शहर में भूमि की सही सीमाओं का मापन शहर सर्वेक्षण अधिकारियों द्वारा किया जाता है। ये अधिकारी भूमि की सीमाओं को सटीक रूप से निर्धारित करने और मानचित्र बनाने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। ठीक है बाबू। इसकी व्याख्या उतना इंपॉर्टेंट है नहीं भाई। अगला प्रश्न हम चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, किस शहर को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? ऐसा कौन सा शहर है जिसको भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? सूरत को जाना जाता है, अहमदाबाद को, या फिर भोपाल को, या फिर कानपुर को? किसको जाना जाता है मैनचेस्टर के रूप में? मैनचेस्टर के रूप में, भारत का मैनचेस्टर के रूप में किस शहर को जाना जाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, अहमदाबाद। अहमदाबाद को जो है मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है, भारत के मैनचेस्टर के रूप में। इसकी चलिए व्याख्या हम लोग देखते हैं। राज्य उनके उपनाम, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और कानपुर को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर और जो है कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा प्रश्न हमारा क्या है, जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देता है उसे कहा जाता है? ऐसा कौन सा तापमान है जहां पर जो है वायु में जो है जलवाष्प संघनित शुरू कर देता है? संघनित होना क्या कर देता है? शुरू कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है?
दहनांक, बहावांक या फिर ओसांक या फिर रफुरांक। दहनांक, बहावांक, ओसांक, रफुरांक। जल वाष्प संघनित होना शुरू कर दे भाई, संघनित तो ओसांक, ओसांक पर ही जो है संघनित होना शुरू कर देता है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू हो जाती है उसे ओसांक कहते हैं। जब वातावरण में मौजूद नमी ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास, पौधे, पत्तियों के ठंडी सतहों पर बूंदों के रूप में आ जाती है तो उसे ओस कहते हैं। ओस किसे कहा जाता है? जब जो होता है वातावरण में जो होता है मौजूद नमी जो होता है ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास, इन सब पर क्या हो जाए, बूंदों के रूप में आ जाए तो उसे क्या कहा जाता है? ओस कहा जाता है। जिस तापमान पर वायु में जलवाष्प संघनित होता है उसे क्या कहा जाता है? ओसांक कहा जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। 5वां प्रश्न हमारा क्या है, एक सेकेंड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मौजूद क्षारीय घटक जिसका उपयोग रेचक लैक्सेटिव के रूप में किया जाता है वह है। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है उसमें मौजूद जो होता है क्षारीय घटक जिसका प्रयोग रेचक के रूप में किया जाता है वह क्या होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है या फिर क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बताइए आप लोग इसका आंसर। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मौजूद जो क्षारीय घटक होता है उसका उपयोग जो होता है रेचक के रूप में लिया जाता है वह क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है बाबू। चलिए आगे हम देखते हैं 6वां प्रश्न, सॉरी इसकी व्याख्या पहले हम लोग देख लेते हैं फिर 6वां प्रश्न। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मौजूद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक महत्वपूर्ण क्या है? क्षारीय घटक है जिसका उपयोग रेचक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग पेट में अम्लीयता दूर करने के लिए किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग कहाँ किया जाता है? पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए किया जाता है बाबू। ठीक है। 6वां प्रश्न चलिए हम लोग देखते हैं। 6वां प्रश्न हमारा क्या है, खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा निम्नलिखित महासागरों में से किस में होती है? अंध महासागर जिसे अटलांटिक महासागर कहा जाता है, हिंद महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर जिसे आर्कटिक महासागर कहा जाता है या फिर प्रशांत महासागर। प्रश्न को बाबू सही से समझो। प्रश्न क्या पूछ रहा है? खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा निम्नलिखित महासागरों में से किस में होती है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अंध महासागर मतलब अटलांटिक महासागर में जो होता है वो क्या होता है? खड़ी प्रवाह एक जो होता है धारा होती है, महासागरीय धारा होती है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। विभिन्न प्राकृतिक क्रियाओं से प्रभावित होकर, एक मिनट को थोड़ा सा ऊपर और कर लो। विभिन्न प्राकृतिक क्रियाओं से प्रभावित होकर जब सागरीय जल एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर एक जल राशि के रूप में प्रवाहित होता है तो उसे सागरीय जलधारा कहते हैं। सागरीय जलधारा क्या कहते हैं? विभिन्न प्राकृतिक क्रियाओं से प्रभावित होकर जब सागरीय जल एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर एक जल राशि के रूप में प्रवाहित होता है तो उसे क्या कहा जाता है? सागरीय जलधारा कहा जाता है। खाड़ी प्रवाह अटलांटिक महासागर जिसे अंध महासागर कहा जाता है कि गर्म जलधारा है। खाड़ी प्रवाह क्या है? गर्म जलधारा है। खाड़ी प्रवाह क्या है बाबू? गर्म जलधारा है जो कि किस महासागर में पाई जाती है? अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। वास्तव में गल्फ स्ट्रीम धारा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होती है। वास्तव में गल्फ स्ट्रीम धारा कहाँ पर उत्पन्न होती है? तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होती है, इसलिए गल्फ स्ट्रीम की खाड़ी की धारा या फिर खाड़ी प्रवाह के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? गल्फ स्ट्रीम की खाड़ी की धारा के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक जलवायु स्थिति की रिपोर्ट प्रकाशित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ऐसा है जिसने जो वैश्विक जलवायु स्थिति की रिपोर्ट को प्रकाशित किया है? ठीक है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर सरकारी पैनल या फिर क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन।
तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है, ये हमारा सही हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित करता है। वही क्या करता है, जलवायु स्थिति का जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। यह क्या है, एक अंतर सरकारी संगठन है। WMO यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 23 मार्च 1950 की हुई थी। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 193। ये इंपॉर्टेंट है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 23 मार्च 1950 को। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई थी, 23 मार्च 1950 को। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की स्थापना कब हुई थी, 23 मार्च 1950 को हुई थी। ठीक है, इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 193। कितनी है, 193। चलिए 8वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। स्पाइना बिफिडा नामक जन्म दोष को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है। स्पाइना बिफिडा नामक जन्म दोष को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, फोलेट। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फोलेट विटामिन की जो है आवश्यकता होती है। ठीक है, स्पाइना बिफिडा नामक जो जन्म दोष होता है उसके लिए जो है फोलेट नामक विटामिन चाहिए होता है। ठीक है, स्पाइना बिफिडा नामक दोष रोकने के लिए फोलेट मतलब B9 जो होता है विटामिन की आवश्यकता होती है। स्पाइना बिफिडा नामक जो दोष होता है जो कि जन्म से होता है, उसको रोकने के लिए जो है बोफेट B9 विटामिन की आवश्यकता होती है। ये हमारी पत्तियों ये हरी पत्तियों, सोयाबीन, यीस्ट, गुर्दे, फलियों और जिगर आदि में पाया जाता है। पूछा जा सकता है फोलेट या फिर विटामिन B9 जो होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो हरी पत्तियों में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है, यीस्ट में पाया जाता है, और कहाँ पाया जाता है, गुर्दे, फलियों तथा जिगर मतलब कलेजी। भाई कलेजी जो लोग खाते होंगे मीट वगैरह उन लोगों को पता होगा कलेजी। आप कहोगे भाई आपको कैसे पता है, भाई मुझे इसलिए पता है, मेरा एक दोस्त था वो काफ़ी ज़्यादा ये सारी चीज़ें मंगा कर खाता था, मतलब उसके घर बनती थी, तो मैंने कई बार सुन रखा है कलेजी। परवाल कोरल, परवाल पूर्वंगक, कोरल मतलब पॉप पॉलिप्स और के बीच सजीवी संबंध एक उदाहरण है। परवाल जिसको कोरल कहा जाता है, परवाल पूवर्गक, और क्या, कोरल पॉलिप्स के बीच जो होता है सजीवी संबंध होता है उसे क्या कहा जाता है, जुक्सनथेला, क्लोस्ट्रीमीडिया, क्लोस्ट्रीडियम, साल्मोनेला, राइजोबियम। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जुक्सांथेला। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। परवाल परवाल पुनर्वर्गक जो पुनर्वर्गक और जुक्सांथेला नामक शैवाल के बीच सजीवी संबंध का उदाहरण। परवाल कठोर संरचना वाले चूना प्रधान जीव होते हैं। इन परवालों की कठोर सतह के अंदर सजीवी संबंध के रंगीन शैवाल जुक्सांथेला पाए जाते हैं। परवाल मुख्य रूप से कम गहराई वाले क्षेत्र में स्वच्छ एवं आस्वाद रहित जल में पाए जाते हैं। मतलब ये लोग स्वच्छ जहाँ पर रहेगा जल वहीं पर पाए जाएंगे और उस जल का जो है स्वाद आस्वाद रहित रहेगा। ठीक है, ये नहीं कि नमकीन रहेगा, ये वो कुछ नहीं रहेगा भाई, एकदम आस्वाद रहित रहेगा। कौन सा दर्रा कौन सा दर्रा सिक्किम और चीन को जो है चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। चीन के तिब्बत जो है स्वायत्त क्षेत्र या फिर तिब्बत से जोड़ता है। सिक्किम कौन सा दर्रा जो है सिक्किम को जो है तिब्बत से जोड़ता है, नाथुला, अघेला, चांगला, जोजिला। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिक्किम में कौन सा दर्रा है, नाथुला, जो कि इसको जो है तिब्बत से जोड़ता है। किससे जोड़ता है बाबू, तिब्बत से जोड़ता है। किसको, नाथुला जो है सिक्किम और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। नाथुला दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। सिक्किम में ही स्थित जेलेला दर्रा
से भारत और चीन के बीच व्यापार किया जाता है। यह दर्रा सिक्किम को लहासा से जोड़ता है तथा यह चुम्बी घाटी में स्थित है। पूछा जा सकता है जेलेप ला दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो चुम्बी घाटी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, चुम्बी घाटी में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है फिजी द्वीप समूह किसका अंश है? फिजी द्वीप समूह जो है वह किसका अंश है? इंडोनेशिया का या फिर किसका है? मेलानेशिया का। इंडोनेशिया का, मेलानेशिया का, या फिर ऑस्ट्रेलिया का, या फिर अमेरिका का। इंडोनेशिया का फिजी द्वीप समूह है, मतलब फिजी द्वीप समूह जो है इंडोनेशिया का भाग है, या फिर मेलानेशिया का, या फिर ऑस्ट्रेलिया का, या फिर अमेरिका का। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें सही हो जाएगा, मेलानेशिया का। फिजी द्वीप समूह किसका अंश है? मेलानेशिया का। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं इसकी व्याख्या। फिजी जो कि आधिकारिक रूप से फिजी द्वीप समूह गणराज्य के नाम से भी जाना जाता है। फिजी जो है आधिकारिक रूप से फिजी द्वीप समूह गणराज्य के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में एक द्वीप है। फिजी द्वीप समूह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अंश है। दक्षिणी जो प्रशांत महासागर है कि मेलानेशिया में क्या है, एक द्वीप है जिसे क्या कहा जाता है? फिजी द्वीप समूह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्या है? अंश है। इसकी राजधानी क्या है? सुआ तथा मौद्रिक इकाई क्या है? फिजी डॉलर। मौद्रिक इकाई क्या है इसकी? फिजी डॉलर है। ठीक है बाबू, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान में सहायता और परिनियोजन द्वारा समावेशी कार्बन वृद्धि में तेजी से कमी करने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 2009 में शुरू किया गया था। स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान में सहायता और परिनियोजन द्वारा समावेशी कार्बन वृद्धि में तेजी से कमी करने के लिए खाली स्थान को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 2009 में शुरू किया गया था। यूएसए इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप द्वारा, स्ट्रेटेजिक जो है एनर्जी पार्टनरशिप द्वारा, या फिर हाइड्रोजन टास्क फोर्स द्वारा, या फिर पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी द्वारा, या फिर सौर डिकैथनॉल द्वारा। तो ऑप्शन हमारा इसमें सी सही हो जाएगा, पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी द्वारा। 2009 में जो है स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान में सहायता एवं परिनियोजन द्वारा समावेशी कार्बन जो वृद्धि बहुत ज्यादा हो रही थी उसकी कमी के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जो है ये किया गया था। ये जो है मिशन जो है शुरू किया गया था, पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी, PACE की। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान में सहायता और परिनियोजन द्वारा समावेशी कार्बन वृद्धि में तेजी से कमी करने के लिए पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी PACE को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 2009 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2009 में शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न हमारा क्या है? एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? एक मंत्री के अलावा किसी भी किसी भी सदस्य द्वारा, एक मिनट बाय मिस्टेक हो गया प्रश्न में, फिर से मैं प्रश्न को रिपीट करता हूँ। एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक विधेयक, निजी विधेयक, धन विधेयक, या कोषागार ट्रेजरी विधेयक कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन क्या हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, निजी विधेयक। एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? निजी विधेयक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? निजी विधेयक क्या कहा जाता है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को निजी विधेयक कहा जाता है। संसद में प्रस्तुत विधेयकों को 4 भाग में बांटा जाता है। एक मंत्री के अलावा अगर कोई भी एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा अगर पेश किया जाता है कोई विधेयक तो उसे क्या कहा जाता है? निजी विधेयक कहा जाता है। और जो है विधेयक संसद द्वारा प्रस्तुत करने के कितने प्रकार के होते हैं?
4 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से प्रकार हैं वो? साधारण विधेयक, साधारण विधेयक में क्या होता है? वित्तीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषयों से संबंधित विधेयक। जो साधारण विधेयक होता है वह क्या होता है? वित्तीय विधेयक, वित्तीय विषयों के अलावा क्या होता है? अन्य सभी विषयों पर संबंधित विधेयक होता है। ठीक है, धन विधेयक क्या होता है? यह वित्तीय विषयों जैसे करारोपण और क्या लोक व्यय आदि से संबंधित। धन विधेयक क्या होता है? यह वित्तीय विषयों जैसे करारोपण लोक व्यय आदि से संबंधित होता है। वित्त विधेयक क्या होता है? यह जो होता है यह भी वित्त विषय से संबंधित होता है। धन विधेयकों से जो होता है भिन्न होता है, धन विषयों को से भिन्न होता है ये। ठीक है, लेकिन ये भी जो है वित्तीय विषय से संबंधित होता है, वित्तीय विधेयक। संविधान संशोधन संशोधन लिख दिया भाई, इसमें गलत लिखा है संशोधन, ये गलत लिखा हुआ है, संशोधन हो जाएगा। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक ये क्या होता है? ये विधेयक संविधान के उपबंधों में संशोधन से क्या है? संबंधित है। संविधान संशोधन विधेयक क्या है? ये जो है जब संविधान में कोई भी संशोधन किया जाता है उस उपबंध से क्या है? संबंधित है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ है? इलाहाबाद में है, लखनऊ में है, दिल्ली में है या फिर पुणे में है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, लखनऊ में। कहां पर है? लखनऊ में है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका औपचारिक उद्घाटन 17 फरवरी 1951 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन जाता है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो 17 फरवरी 1951 को। 17 फरवरी 1958 को जो है, 1951 को, 58 में बोल रहा हूँ भाई, मेरे दिमाग में 58 क्यों चल रहा है? 1951 को जो है, ठीक है, कौन किया था उस टाइम? जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्हीं के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, वाइस वाइस तो क्लियर है ना भाई? हाँ क्लियर है। यह संस्थान जैव चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में एक अग्रणी अनुसंधान संगठन है। यह जो है संस्थान जैव चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में क्या है? एक अग्रणी अनुसंधान का संगठन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने नामित एंग्लो इंडियन सदस्य हैं? उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने नामित एंग्लो इंडियन सदस्य हैं? 4, 3, 1, 2। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा सही, 1। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने नामित एंग्लो इंडियन है? तो 1 है। ठीक है बाबू, कितने हैं? 1 है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य एक द्विसदनीय विधायिका है। उत्तर प्रदेश में क्या है? एक द्विसदनीय विधायिका है, जिसमें विधान परिषद, एक उच्च सदन और विधानसभा निम्न सदन शामिल है। यह भारत की सबसे बड़ी विधायिका है। उत्तर प्रदेश की विधायिका जो है वह भारत की सबसे बड़ी विधायिका है। उत्तर प्रदेश जो विधानसभा है उसमें 403 निर्वाचित सदस्य हैं। कितने हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में? 403 निर्वाचित सदस्य हैं। एक मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य होते थे। जनवरी 2020 में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। पूछा जा सकता है प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट कि किस संविधान संशोधन द्वारा जो है एंग्लो इंडियन जो के लिए जो है आरक्षित सीटें थी उनको समाप्त कर दिया गया। तो 104वें जो है संविधान संशोधन 2019 के द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा किया गया था, लेकिन जनवरी 2020 में समाप्त हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? 100 सदस्य हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। नर्तकी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा
किस सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई? लोथल से, हड़प्पा से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से? कहां से खोजी गई? नर्तकी या फिर डांसिंग गर्ल की जो कांस्य की प्रतिमा थी वह कहां से खोजी गई थी? ठीक है, एक सेकेंड। वह कहां से खोजी गई थी? लोथल से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से या कालीबंगा से? कहां से खोजी गई थी तो बाबू बताना तो जरा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। जो डांसिंग गर्ल थी उस वो कहां से खोजी गई थी? मोहनजोदड़ो से खोजी गई थी। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी। हड़प्पा से एक पुरुष नर्तक की पाषाण मूर्ति प्राप्त हुई है जो कला की दृष्टि में काफी उन्नत है। देखो बाबू, पूछा जा सकता है एक पुरुष नर्तक की पाषाण मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से। कहां से? हड़प्पा से। पुरुष नर्तक की पाषाण मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। और कांस्य की जो है नर्तकी यानी कि डांसिंग गर्ल की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, पुरुष हड़प्पा और जो है महिला जो है मोहनजोदड़ो। ओ हाँ, मोहनजोदड़ो। ठीक है, 17वां क्वेश्चन। एक कार्मिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयी एजेंसी है। एक कार्मिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी है। ऑप्शन ए हमारा इसमें हो जाएगा भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, संघ लोक सेवा आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें सही हो जाएगा, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय कार्मिक मामलों में केंद्रीय सरकार की एक समन्वयकारी एजेंसी है जो विशेष रूप से भर्ती प्रशिक्षण, कैरियर विकास, स्टाफ कल्याण और सेवानिवृत्त के बाद भी पदों से संबंधित मुद्दों पर कार्य करती है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप लोग जो है 2-3 बार, जब पीडीएफ दे देता हूँ भाई टेलीग्राम ग्रुप में, तो 2-3 बार पीडीएफ को पढ़ लिया करो खुद। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा आप लोगों को प्रॉफिट होगा। कृषक से एकत्रित भूमि राजस्व को के रूप में जाना जाता है जमींदारी व्यवस्था, मालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था या फिर अस्थाई कर प्रणाली। कृषक से एकत्रित भूमि राजस्व को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन सही है हमारा इसमें सही हो जाएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था को। कृषक से एकत्रित भूमि राजस्व को रैयतवाड़ी व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। कृषक से एकत्रित भू राजस्व या कृषक के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। कृषक से एकत्रित भू राजस्व या कृषक के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को क्या कहा जाता है? रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। और यह व्यवस्था मद्रास, बंबई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में भारत के लगभग 51% भूभाग पर लागू की गई है। यह कहां पर लागू की गई है? मद्रास में लागू की गई है। कहां पर? मद्रास में लागू की गई है, बंबई में लागू की गई है, पूर्वी बंगाल में लागू की गई है, असम, कुर्ग में जो है, असम और कुर्ग में भारत के लगभग कितने 51% भूभाग पर लागू की गई है। कौन सी व्यवस्था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 19वां प्रश्न। 1947 न्यायिक सक्रियतावाद शब्द पद किसने गढ़ा था? 1947 में जो है न्यायिक सक्रियतावाद शब्द पद किसने गढ़ा था? ऑप्शन ए है पियर्स बटलर द्वारा, हर्नल एफ स्टोन द्वारा, जॉन रॉबर्ट्स द्वारा, आर्थर सेलेसिंगर जूनियर द्वारा। सेलेसिंगर जूनियर द्वारा। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें सही हो जाएगा, आर्थर सेलेसिंगर जूनियर द्वारा जो है न्यायिक सक्रियतावाद शब्द गढ़ा गया था 1947 में। ठीक है बाबू, चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। न्यायिक सक्रियता एक बदलते समाज के न्यायिक दृष्टिकोण की एक गतिक प्रक्रिया। आर्थर सेलेसिंगर जूनियर ने जनवरी 1947 को फॉर्च्यून पत्रिका में
प्रकाशित द सुप्रीम कोर्ट 1947 शीर्षक लेखक में न्यायिक सक्रियतावाद शब्द का प्रयोग किया था। भाई ये सब जो है, हाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाता हमारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति गाजेंद्र गढ़कर कृष्णा अय्यर पी.एन. भगवती ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 की व्याख्या के बहाने न्यायिक निर्णयों द्वारा कई विधेयक मानदंडों का सृजन किया। ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसने किया था, तो न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर ने, कृष्णा अय्यर ने, पी.एन. भगवती ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा, अवैध व्यवसाय से अर्जित लाभ। अवैध व्यवसाय से अर्जित लाभ अन्य आय के रूप में जाना जाता है, कर मुक्त होता है, कर अधिकारियों द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है, कर योग्य होता है। ठीक है, अवैध व्यवसाय से अर्जित लाभ क्या होता है, कर योग्य होता है। क्या होता है, कर योग्य होता है बाबू। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 224 2 का सब पार्ट क्या है, 24 में आय को समावेशी रूप से परिभाषित किया गया है, जिसके तहत अवैध व्यवसाय से अर्जित लाभ को कर योग्य माना गया है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 जिसका सब पार्ट 24 है, में आय को समावेशी रूप से परिभाषित किया, जिसके तहत जो है व्यवसाय में अर्जित लाभ को कर योग्य माना गया है। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा कर बचत निवेश नहीं है। इक्विटी शेयर में निवेश, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि, जीवन बीमा किस्त। इनमें से कौन सा कर जो है बचत निवेश नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इक्विटी शेयर में निवेश। इक्विटी शेयर में जो है ये बचत निवेश नहीं है। इक्विटी शेयर में निवेश क्या है, ये बचत जो है निवेश नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। इक्विटी शेयर में कर बचत निवेश नहीं है। इक्विटी शेयर को साधारण भाषा में ऑर्डिनरी शेयर भी कहते हैं। इससे किसी कंपनी में आमुख अंश की हिस्सेदारी व्यक्त होती है। इक्विटी शेयर धारक कंपनी की लाभ हानि में शेयर की संख्या के अनुपात में व्यवसायिक धारक होता है। ठीक है, ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इक्विटी, अभी एसएससी का मामला चल रहा है, उसी से रिलेटेड देखो ये प्रश्न भी है इक्विटी, लेकिन भाई इसमें इक्विटी नहीं है। ठीक है, ये इक्विटी दूसरा होता है, ये दिया गया हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं इक्विटी क्या होता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 2001 से 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या की औसत वृद्धि दर क्या थी। 2001 से 2011 के दौरान 17.64%, 19.64%, या फिर 27.64%, या फिर 29.64%। 2001 से 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या की औसत वृद्धि दर क्या थी, तो ऑप्शन ए हमारा इसमें सही हो जाएगा, 17.64% औसत की क्या थी, वृद्धि दर थी 2001 से 2011 के दौरान। ये वही चीज उसमें दिया गया होगा बाबू, व्याख्या पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वही चीज है व्याख्या। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना कब हुई थी, 1959 में, 1969 में, 1957 में, या 1947 में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना कब हुई थी, तो 1959 में। कब हुई थी बाबू, 1959 में जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रमुख संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना 1959 ईस्वी में की गई थी। संस्थान का उद्देश्य सार्थक शिक्षा प्रदान करना, उच्च स्तर का मूल शोध करना, तकनीकी नवाचार में नेतृत्व प्रदान करना। भाई आईटीआई का काम क्या होता है, आईआईटी का, सॉरी आईटीआई कह रहा हूँ, आईआईटी का काम क्या होता है, वही चीज होती है, वही चीज इसमें भी दिया हुआ है। चलिए अगला देखते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है।
राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्य सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति। भाई वही चीज यहां पर दिया है, तो ऑप्शन सी एकदम गलत हो जाएगा। सही नहीं भाई, एकदम गलत। भारत के राष्ट्रपति ये भी गलत, राज्य के मुख्य सचिव ये भी गलत। तो राज्य के राज्यपाल जो है राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को नियुक्त करते हैं। कौन? राज्य के राज्यपाल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या हम लोग। राज्य मानव अधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस बालकृष्ण नारायण है। पूछा जा सकता है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस बालकृष्ण नारायण है। कौन है? जस्टिस बालकृष्ण नारायण कौन है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मानवाधिकार आयोग के क्या है? अध्यक्ष जस्टिस बालकृष्ण नारायण जी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 25वां प्रश्न हमारा क्या है? शब्द प्रतिभूतिकरण किस विचारधारा से संबंधित है? कोपेनहेगन विचारधारा से, जर्मन विचारधारा से, भारतीय विचारधारा से, रूसी विचारधारा से। ठीक है, कोपेनहेगन विचारधारा कहां से, मतलब सॉरी यार, मैंने आंसर ही बता दिया। प्रतिभूतिकरण जो है किस विचारधारा से संबंधित है? कोपेनहेगन विचारधारा से क्या है? संबंधित है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की। प्रतिभूतिकरण कोपेनहेगन विचारधारा से संबंधित है। प्रतिभूतिकरण सिद्धांत करो द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक सामान्य उदाहरण है। यह है कि सुरक्षा चर्चाओं में आतंकवाद को सर्वोच्च प्राथमिकता कैसे दी जाती है। सुरक्षा चर्चाओं में आतंकवाद को जो है सर्वोच्च प्राथमिकता कैसे दी जाती है, ये है इसका जो है मुख्य क्या है, उदाहरण क्या है, एक सामान्य उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? 324 वित्त आयोग से संबंधित है या फिर संघ लोक सेवा आयोग से, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से, या भारत निर्वाचन आयोग से। भाई ये 324 क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि भाई अभी बिहार में चुनाव चल रहा है, और जो है निर्वाचन आयोग या फिर चुनाव आयोग पर जो है अभी राहुल गांधी जी ने सवाल भी उठाया था। ठीक है, तो इसीलिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद जो है 324 वह किससे संबंधित है? भारत निर्वाचन आयोग से। किससे? भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित है। क्या? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 भारत में निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। इस अनुच्छेद में निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना प्रावधानित है। वित्त आयोग जो है 280 में, वित्त आयोग किसमें है? 280 में, वित्त आयोग 280 में, संघ लोक सेवा आयोग 315 में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है अनुच्छेद 148। वित्त आयोग 280 में, वित्त आयोग 280 में, वित्त आयोग किसमें? 280 में, और जो है लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में, संघ लोक सेवा आयोग 315 में, वित्त आयोग 280 में, भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक जो है अनुच्छेद 148 में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो है उस आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1990 में, 1993 में, या फिर 2010 में, या फिर 2005 में? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, 1993 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। संसद ने वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम पारित किया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित किया गया था? 1993 में। एनसीबी का
सीबीसी का गठन किया गया था। वर्ष 2017 में 123वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया ताकि पिछड़े वर्गों के हितों को अधिक प्रभावी ढंग से संरक्षित किया जा सके। 123वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 2017 में। कब हुआ था बाबू? 2017 में हुआ था। क्यों हुआ था? कि जो है ओबीसी या फिर पिछड़ा वर्ग जो लोग हैं उनके जो है और तरीके से और अच्छे से जो है प्रभावी ढंग से उनके हितों को जो है रखा जा सके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों को सीधे पेश की जाने वाली स्ट्रीमिंग मीडिया सेवा का संक्षिप्त नाम है। ऑनलाइन टू टेलीविजन, ओवर द टेली स्क्रीन, ऑनलाइन थ्रू टेलीविजन, ओवर द टॉप। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ओवर द टॉप। ओवर द टॉप जो है उसके द्वारा जो है स्ट्रीमिंग जो है लाइव स्ट्रीमिंग सीधा पेश की जाती है सभी के पास में। ठीक है, जैसे मैं अभी लाइव स्ट्रीमिंग में जब आएगी वीडियो तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ भाई कैसे आ रही, तो इसी के द्वारा, ओवर द टॉप के द्वारा। चलिए इसकी व्याख्या जो है, व्याख्या में भी शायद वही दिया हुआ है, व्याख्या में भी वही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार के वोट को भी भारिता वेटेज क्या है? वोट की भारिता क्या है? जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार के वोटों या फिर वोट की भारिता या फिर वेटेज क्या है? उसका वेटेज क्या है? जीएसटी परिषद में जो है केंद्र सरकार की वोटों का क्या है, वेटेज क्या है? कुल मतों का 1/3, कुल मतों का 3/4, कुल मतों का आधा, कुल मतों का 2/3। तो ऑप्शन इसमें हमारा ए सही हो जाएगा। कुल मतों का 1/3 जो है केंद्र सरकार का क्या होता है, उसमें वेटेज होता है। ठीक है, जीएसटी परिषद में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसकी व्याख्या। जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार के वोटों की भारिता कुल मतों की 1/3 तथा राज्य सरकार के वोटों की भारिता की 2/3 होती है। राज्य सरकार की जो होती है वोटों की भारिता कितनी होती है? 2/3 होती है, और 1/3 किसकी होती है? केंद्र सरकार की। जीएसटी परिषद जो होता है वस्तु और सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिश करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है जीएसटी। ठीक है, जीएसटी क्या है बाबू? जीएसटी परिषद वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिश करने के लिए एक संवैधानिक क्या है? निकाय है। चलिए अगला देखते हैं, 30वां प्रश्न। एक कार्य को रद्द कर फिर पूर्व स्थिति प्राप्त करने के लिए एमएस वर्ड में किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+Z, Ctrl+Y, Ctrl+K, Ctrl+W। एक कार्य को रद्द कर फिर पूर्व स्थिति प्राप्त करने के लिए एमएस वर्ड में किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Ctrl+Z का, Ctrl+Y का, Ctrl+K का, या फिर Ctrl+W का। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा इसमें सही हो जाएगा, Ctrl+Z का। एक कार्य को रद्द कर फिर पूर्व स्थिति प्राप्त करने के लिए एमएस वर्ड में किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Ctrl+Z का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसकी व्याख्या चलिए देखते हैं हम लोग। किसी कार्य को रद्द कर फिर पूर्व स्थिति में प्राप्त करने के लिए एमएस वर्ड में Ctrl+Z शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। भाई जल्दी से इसको पढ़ दिया क्योंकि वही चीज थी। ठीक है, Ctrl+K का प्रयोग चुने हुए शब्दों में हाइपरलिंक जोड़ने के लिए किया जाता है। Ctrl+Y को लास्ट एक्शन को रेडो करने के लिए उपयोग में किया जाता है, Ctrl+Y को। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान की अनुच्छेद 30 का शीर्षक क्या है? भारत के संविधान की अनुच्छेद 30 का शीर्षक क्या है? मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक, शिक्षा का अधिकार, शैक्षिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का, अल्पसंख्यकों का अधिकार। ठीक है, चलो देखते हैं। मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक, शिक्षा का अधिकार, शैक्षिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का, अल्पसंख्यकों का अधिकार। विकल्पों में से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी हमारा इसमें सही हो जाएगा। अनुच्छेद 30 में शीर्ष पर क्या है? शैक्षिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार है। ठीक है, ये जो अनुच्छेद 30 में है शीर्ष पर।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में विवरण है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के बारे में किसमें संरक्षण है दिया गया हो, संरक्षण के बारे में दिया हो अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 30 में क्या है, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार है। ये जो है अनुच्छेद 30 में शीर्ष पर है। ठीक है बाबू। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूध शर्करा को किस रूप में भी संदर्भित किया जाता है? सुक्रोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में, माल्टोज के रूप में और क्या माल्टेज के रूप में। तो लैक्टोज के रूप में दूध शर्करा को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो लैक्टोज के रूप में जो है इसको संदर्भित किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम इसकी व्याख्या। लैक्टोज को दूध शर्करा के रूप में, जबकि माल्टेज को अन्य शर्करा के रूप में जो है संदर्भित किया जाता है। माल्टेज एक एंजाइम है जो माल्टोज के विघटन में काम आता है। सुक्रोज को सामान्य शर्करा या चीनी कहा जाता है। सुक्रोज को क्या कहा जाता है? शर्करा या चीनी कहा जाता है। माल्टेज क्या होता है? एक एंजाइम होता है जो माल्टोज के विघटन में काम आता है। किसमें काम आता है? माल्टोज के विघटन में माल्टेज काम आता है। ठीक है। तो 33 नंबर क्वेश्चन है। एक विचारधारा है जहां एक व्यक्ति लिंग के बीच अंतर नहीं दिखाया जाता। लैंगिक उत्पीड़न, लिंग आधता, पितृसत्ता, लैंगिक भेदभाव। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, लिंग अंधता। इसकी व्याख्या चलिए हम लोग देखते हैं। लिंग अंधता एक ऐसी विचारधारा है जहां व्यक्तियों के मध्य लिंग के आधार पर लैंगिक मतभेद या फिर भेदभाव नहीं किया जाता है। जैसे समान कार्यों के लिए समान वेतन, मातृत्वत अवकाश पितृत्वत अवकाश से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला देखते हैं हम लोग। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? वे आवेशित कण जिनका प्रवाह एक निश्चित दिशा में विद्युत धारा का निर्माण करता है कहलाता है। वे आवेशित कण जिनका प्रवाह एक निश्चित दिशा में विद्युत धारा का निर्माण करता है कहलाता है। ड्रिफ्ट वेग, धारावाहक, धारा घनत्व, थर्मोकपल। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें सही हो जाएगा, धारावाहक कहलाता है। वे आवेशित कण जिनका प्रवाह एक निश्चित दिशा में विद्युत धारा का निर्माण करती हैं, धारावाहक कहलाता है। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं। 34 तो ये हो गया, इसकी व्याख्या पहले देख लेते हैं फिर 35। सारा वही है भाई, व्याख्या में भी वही चीजें दी गई हैं। 35 देखते हैं। भारत सरकार के वर्तमान राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक कौन है? विकल्पों में से कोई नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल M.U. नायर, डॉक्टर गुलशन राय, तुलिका पांडे। भारत सरकार के वर्तमान राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल M.U. नायर कौन है? भारत में वर्तमान राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा के समन्वयक हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट हुआ हमारा। चलिए इसी व्याख्या हम लोग देखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल M.U. नायर वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पंत और पहले प्रमुख गुलशन राय के बाद वह तीसरे साइबर सुरक्षा प्रमुख हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पंत और पहले प्रमुख गुलशन राय। पहले प्रमुख कौन थे? गुलशन राय जी थे। और दूसरे कौन थे? जनरल पंत थे। और तीसरे कौन हुए हैं? जनरल M.U. नायर हुए हैं। ठीक है। ये जो है ये 3 लोग अब तक जो है साइबर सुरक्षा के प्रमुख हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को खतरनाक कार्यों में लगने का निषेध करता है? जो है बच्चों को जो है खतरनाक कार्य जो होता है उनमें लगने का निषेध कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 4। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में जो है बच्चों को जो है खतरनाक कार्यों में नहीं लगा सकते, अनुच्छेद 24 के अनुसार। ठीक है। अनुच्छेद 24 के अनुसार। चलिए अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 37।
निम्नलिखित में से किसे पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 द्वारा अधीनस्थ रैंक के किसी भी पुलिस अधिकारी को बर्खास्त करने, निलंबित करने या कम करने की अनुमति नहीं है? पुलिस निरीक्षक, जिला पुलिस अधीक्षक, उप महानिरीक्षक या महानिरीक्षक, इसमें से किसको जो है नहीं कर सकते? तो पुलिस निरीक्षक को नहीं किया जा सकता, ठीक है। निलंबित करने या फिर कम करने का जो है प्रावधान नहीं है। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 द्वारा पुलिस निरीक्षक को अधीनस्थ रैंक से किसी भी पुलिस अधिकारी को बर्खास्त करने, निलंबित करने या कम करने की अनुमति नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति शामिल हुए थे? इंडोनेशिया के, बांग्लादेश के, दक्षिण अफ्रीका के या मॉरिशस के? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, इंडोनेशिया के जो है अब की बार कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया था? तो 76वां गणतंत्र दिवस बनाया गया था, उसमें कौन शामिल हुए थे? तो इंडोनेशिया के जो है राष्ट्रपति जी वह शामिल हुए थे, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस गणतंत्र दिवस परेड के दौरान भारत ने अपनी सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन किया। इस वर्ष का थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास था। पूछा जा सकता है गणतंत्र दिवस पर थीम क्या था आपकी बार? तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास था। इस अवसर पर 31 झांकियों ने सांस्कृतिक विविधता एवं विकास को प्रदर्शित किया था। कितनी झांकियां निकली थी? 31 निकली थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, फरवरी 2025 में चर्चा में रहे विजय दुर्ग का संबंध किससे है? 2025 में जो है फरवरी में चर्चा में रहे विजय दुर्ग का संबंध किससे है? बेंगलुरु से है, शिमला से है, कोलकाता से है या फिर जयपुर से है? तो ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा सी, कोलकाता से। फरवरी 2025 में चर्चा में रहे विजय दुर्ग का संबंध किससे? कोलकाता से। विजय दुर्ग का संबंध किससे बाबू? कोलकाता से है, जो कि फरवरी 2025 में चर्चा में रहा था, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। फरवरी 2025 में भारतीय सेना को पूर्वी कमान का मुख्यालय फोर्ट विलियम कोलकाता का नाम बदल दिया गया। इसका नया नाम विजय दुर्ग कर दिया गया। इस सेंट जॉर्ज गेट का नया नाम शिवाजी गेट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? शिवाजी गेट कर दिया गया था, ठीक है बाबू। पूछा जा सकता है सेंट जॉर्ज गेट का नाम क्या है? अब तो शिवाजी गेट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में विमोचित पुस्तक दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? हाल ही में विमोचित पुस्तक दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? कैलाश सत्यार्थी की, अरुण शौरी की, अमिताभ कांत की, पंकज मिश्रा की? किसकी है? तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा, कैलाश सत्यार्थी की जो है यह क्या है? विमोचित पुस्तक जो है, आत्मकथा जो है दिया सलाई जो है, ये किसकी आत्मकथा है? तो कैलाश सत्यार्थी जी की। किसकी है? कैलाश सत्यार्थी जी की। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। दिया सलाई नोबल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है। इन्होंने अपने संघर्षों और बाल अधिकारों के लिए किए गए आंदोलन की कहानी बताई है। इन्होंने अपने संघर्षों और बाल अधिकारों के लिए किए गए आंदोलन की क्या बताई है? कहानी बताई है। किसकी आत्मकथा है? दिया सलाई नोबल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी की। किसकी है? कैलाश सत्यार्थी जी की ये क्या है? आत्मकथा है, दिया सलाई, ठीक है। तो आज का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता हुआ। 40 प्रश्न आप लोगों का यूपीएसआई के लिए जो है डेडिकेटेड अलग करवाया जा रहा है, और जो है एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल इन सब के लिए जो है दिल्ली पुलिस वालों के लिए ये एक सेपरेट कर दिया है मैंने, ठीक है। उसमें जो है 50 क्वेश्चन अलग से मैं ऐसे करवाऊंगा, ठीक है, डेली के डेली भाई, ठीक है। आप लोगों का आता रहेगा अपने टाइम पे जो है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और भाई इतनी मेहनत तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ, कम से कम क्लास को शेयर और लाइक तो कर दिया करो, और क्लास को पूरा देखा करो भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच।